देखिए बात, स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अंतरिक्ष में इसरो ने इतिहास रच दिया है। मिशन सूर्य के लिए आदित्य L1 लॉन्च हो गया है। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च हो गया है। इसकी तस्वीरें भी आपने देखी और ये तस्वीरें हर एक भारतीय को गौरवान्वित करने वाली हैं। ये तस्वीरें बताने वाली हैं कि भारत अब किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है, चाहे विज्ञान में लीजिए चाहे किसी और बात में। भारत लगातार नए नए आयाम छू रहा है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। अंतरिक्ष में भारत ने इतिहास रच दिया है, इसरो ने इतिहास रच दिया है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हो गई है। अभी तक के जितने चरण हैं वो सफल साबित हुए हैं। जो तय सोचा गया था या जो कैलकुलेशन की गई थी उसके मुताबिक ही आदित्य L1 इस वक्त चल रहा है और उसी के हिसाब से हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे होंगे इस वक्त, इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। मनीष, अब जब काफी वक्त बीत चुका है, क्या चल रहा होगा अभी वैज्ञानिकों के मन के अंदर, और क्या हम माने कि अब ये पूरी तरीके से सफल है या थोड़ा इंतजार और करना होगा? अभी आदित्य जो सैटेलाइट है अभी उसको सेपरेट होना है। अभी हम स्टेज 4 के साथ ही चल रहे हैं, तो अभी तक हम अपनी इंटेंडेड ऑर्बिट तक नहीं पहुंचे हैं। वहां जब पहुंचेंगे तकरीबन वो 1 घंटा 3 मिनट का टाइम है लॉन्च के बाद से, यानी 11:50 पे लिफ्ट ऑफ हुआ तो उसके बाद से 1 घंटा 3 मिनट का जो टाइम है, उसके बाद में सैटेलाइट सेपरेशन होगा। तो अभी भी वहां पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी, क्योंकि अभी भी हम इन द लॉन्च है। अभी लॉन्च पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी वो ये नहीं बोलेंगे, जब तक वो ये नहीं बोलेंगे कि सैटेलाइट जो है इंटेंडेड ऑर्बिट में चली गई है, तब तक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग विल बी डन। एक एक पैरामीटर को चेक करते रहेंगे। स्टिल वी आर इन द मिशन राइट नाउ। देखिए अभी मिशन में है, अभी लॉन्चिंग हो रही है और जब तक आखिरी चरण में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उसकी एक एक जानकारी आप तक भी पहुंचती रहेगी। अब हमारे साथ चूंकि लाइव ऑडियंस भी है, बहुत सारे सवाल हैं जो कि वैज्ञानिकों से पूछने हैं, एक्सपर्ट से पूछने हैं, तो सवाल कई पीछे से भी आ रहे थे। मेरा क्वेश्चन ये है, जब हमारा आदित्य L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और वो अपने ऑर्बिट पे जब सर्कुलेट करेगा तो मे बी वो अगर भटक गया या फिर कोई भी मेट्रॉइड से जाके टकरा गया, तो क्या हमारे पास कोई बैकअप है? क्या ऐसी संभावना है मनीष? देखिए, ऐसा L1 पॉइंट पे भटक गया जो बात रहती है ना, तो एक रिएक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है। मतलब थ्रस्टर्स रहते हैं जो कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन को, हम उसको एटीट्यूड कंट्रोल कहते हैं। रिएक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म एंड एटीट्यूड कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसका जो ऑर्बिट के पैरामीटर्स हैं वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। तो उनके लिए थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं और वो कंटिन्यूसली फायर हो जाते हैं जैसे भी कुछ भी डिसओरिएंटेशन होता है। और रही बात उस पॉइंट पे कोई एस्टेरॉयड वगैरह, तो वो हमें पहले से ही पता रहेगा। अगर हमें उसको कुछ बचाना या कुछ शिफ्ट करना है तो दैट विल बी कैलकुलेटेड मूव, एक कैलकुलेटेड मूव रहेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एस्टेरॉयड तो दूर की बात है, अपन बात करते हैं कि सूरज से जो फ्लेयर्स आ रहे हैं, वो हाई एनर्जी रेडिएशन आ रहा है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम तो गए उसको पढ़ने के लिए वहां पर, और अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो मतलब फिर तो वैसे भी कुछ नहीं बच पाएगा अगर सूरज उस मैक्सिमा पे थ्रो कर रहा है। तो ये सब सोचकर, ये सब कैलकुलेशन के साथ ही ये पूरा प्लान किया गया होगा। मनीष, में आ रही हूं सर आपके पास। हाँ, ये देखिए, ये तो सारी चीजें देख के करना होता है ना। एवरीथिंग इज वेल कैलकुलेटेड। हम अगर एक इतना बड़ा मिशन प्लान करें जो 2008 में प्रपोज हुआ, 2023 में जा रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें है, तो छोटी छोटी लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल डायनामिक्स को समझना, ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करना, उसका जो रिएक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी कभी कभी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसके ओरिएंटेशन को मेंटेन करना है, ऑर्बिट को डीके नहीं होने देना है। नहीं तो वहां पे हम तो 5 साल की बात करें, लेकिन जो L1 के जो हेलो ऑर्बिट में अभी घूम रहे हैं मिशंस, कई मिशन तो ऐसे जो गए 5 साल के लिए थे लेकिन उनको 20-25 साल हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत स्टेबल ऑर्बिट है, वहां पे फ्यूल ज्यादा खर्च नहीं होता। और फ्यूल जो है ना वो मेन पार्ट है आपकी मिशन की लाइफ को। फ्यूल खत्म होने लगता है तो हम उस ऑर्बिटल के जो हाउसकीपिंग वाली पार्ट है, हाउसकीपिंग मतलब हम सारी चीजें सही रखना चाहते हैं स्पेसक्राफ्ट की उस ऑर्बिट में, जो हमें हेल्प करती है हमारे मिशन को पूरा करने के लिए। तो अगर हमारे पास फ्यूल खत्म हो गया तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर वो बिगड़ रहा है तो वो बिगड़ेगा, तो हम उसको है ना ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल देते हैं। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट यानी एक ऐसे ऑर्बिट की साइड भेज देते हैं जहां पर जाने के बाद बस वो इट विल गो स्लो डेथ और हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा मोस्टली ऐसे कि हेलो ऑर्बिट में अभी मिशन है 5 साल के लिए प्लान था, चल रहा है 20 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, और किसी के सवाल? ये मनीष के जो क्वेश्चन सवाल आंसर जो उसके साथ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। ये जो L1 पॉइंट जो है ना, ये लैग्रेंजेस पॉइंट, ये अभी ऐसा नहीं कि अभी रिसर्च से निकला, ये एक साइंटिस्ट के नाम से है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे लैग्रेंजेस। 2
टू बॉडी सिस्टम में इसमें जो पॉइंट्स जो होते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बोलते हैं, और ये L1 पॉइंट में ही नहीं रहेगा आदित्य, उसमें जो हैलो ऑर्बिट है उसका रीज़न है L1 पॉइंट में एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो नहीं होते हैं, क्योंकि रोटेशनल मूवमेंट दोनों का है, उसमें ना एक नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स रह जाते हैं, दैट गिव्स अ सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में लेने के लिए चाहिए होता है, एक फोर्स चाहिए होता है सर्कुलर ऑर्बिट में जाने के लिए। तो वो हैलो ऑर्बिट से एक्चुअली वो डिफ़ॉल्ट ऑर्बिट है, ऐसा नहीं कि उसको रखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कोर्स करेक्शन होगा, बट वो L1 पॉइंट में रखने के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत होगा, बहुत फ्यूल खर्चा होगा। तो हैलो ऑर्बिट में जब जा रहे उसमें मेहनत कम है, तो उससे भटकने का चांसेस कम है उसमें। सवाल आपका। मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम यहाँ से सन की पिक्चर लेते हैं तो क्लियर नहीं हो पाती, जब हम 15 लाख के पास जाएंगे तो फोटो कैसे क्लियर आ सकती है इतनी? जवाब दीजिए साहब। जवाब दीजिए। वो इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सन के बारे में, कि अगर हम पृथ्वी से लेते हैं तो हमारा बीच में बहुत सारा जो लाइट है वो डिफ्रैक्ट कर जाता है, और हम वहाँ पे हैं तो वहाँ कोई हमारे को इंटरफेयर करने वाला नहीं है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू गो क्लोज टू स्टडी। ये फोटोग्राफी की बात सिर्फ नहीं है, जितनी भी चीज़ें हम सूरज की देख रहे हैं, वो जो अभी आपने बताया, वो उन्होंने बताया कि ये मिशन खास क्यों हैं। एक होता है लाइट जो होता है, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक होता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम आँख से देखते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द 90% तो वो इनविजिबल है, वो वहीं से जाके स्टडी कर हम लोग करते हैं। अच्छा, बात एक रही, वन वेरी गुड क्वेश्चन द प्रीवियस क्वेश्चन वाज रेज्ड, के ऊपर हम जाते हैं तो अगर वहाँ से हिलेगा डुलेगा भटकेगा तो क्या करेंगे। ये हर सैटेलाइट के साथ होता है। कोई भी बॉडी आप स्पेस में भेजते हो, चाहे चंद्रयान भेजा, चाहे मंगलयान भेजा, चाहे कुछ भी भेजा है, वो अपनी जगह से, उसमें क्या होता है, उसमें कैमरास लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो कब तक हमारे काम में है। असल में जो सैटेलाइट होती है वो तो 6 साल नहीं, वो तो 80 साल 100 साल तक भी वहाँ घूमेगा, लेकिन वो हमारे काम की तब तक है जब तक कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमारे कम्युनिकेशन एंटीनाज हैं, वो अगर हमारे को फेस कर रहे हैं तो तब तक तो काम है। तो उसको बोलते हैं स्टेशन कीपिंग। स्टेशन कीपिंग का मतलब क्या होता है, वो जो फ्यूल होता है, ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ भेज दिया और वो गोल घूमते जा रहा है, और वो कुछ साल बाद अगर उसका स्टेशन कीपिंग का फ्यूल अगर ख़त्म हो गया तो सैटेलाइट वो बेकार हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जैसे घर में है, घर में आपका रूम है, उसके अंदर चादर थोड़ी इधर हो गई, पर्दा इधर हो गया, कहीं पे तौलिया पड़ी है, तो वो आपको हाउसकीपिंग करनी पड़ती है। इसीलिए दिस ऑल आवर सैटेलाइट्स और अदर बॉडीज विच वी सेंड देयर, उसका कंटिन्यूस उसको मॉनिटरिंग हमें करना पड़ता है, रोज चेक करना पड़ता है। सवेरे उठ के वो जैसे हर 24 घंटे उसको कुछ ना कुछ देखता है कि उसके सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं, उसका एंटीना हमारे तरफ हो रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत एटीट्यूड कंट्रोल, जिसे मनीष कह रहे थे, एटीट्यूड कंट्रोल मतलब उसका ओरिएंटेशन, तो उसको हमको कंटिन्यूसली उसको स्टेशन कीपिंग करना पड़ता है। चूंकि हमने चंद्रयान 3 पर जब हमारी सफल लैंडिंग हुई तो हमें सबसे ज्यादा इंतजार पिक्चर्स का था, कैसी पिक्चर्स आएंगी, चंद्रमा पर क्या है। क्या ये इंतजार हमें इस मिशन के लिए भी करना होगा, या करना जायज है, या पिक्चर्स आएंगी वहां से? हाँ, मतलब डेटा आएगा अपने पास, इमेजेस आएंगी अपने पास। अभी तो एक्सपेक्टेड ही है कि शायद इस तरीके से रहेगा कि हर दिन के 1400 या 1500 से हमें दिखती हैं, उसको तो फिर हम वापस रिफॉर्म करते हैं, उनको पढ़ा जाता है, उस डेटा को पढ़ा जाता है, फिर उनको रीस्ट्रक्चर करा जाता है, और आम जनता के लिए फिर उनको वैसा बनाया जाता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा नहीं दिखता है, मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे लगा। मैं ले लेता हूँ, अभी 4-5 दिन पहले 27-28 मैं फोटो लिया, सनस्पॉट आ गया टेलीफोटो लेंस से, क्योंकि सोलर फिल्टर यूज किया। तो आप सूरज को, एक तो जो हम बोलते हैं विजिबल, मतलब हमारे आंखें जो वेवलेंथ का रीजन में सेंसिटिव है, अल्ट्रावायलेट में देख नहीं पाते हैं, वायलेट से रेड तक, ठीक है, उसके बाहर हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन सूरज उसके बाहर ऊपर भी है, जो ज़्यादा एनर्जी वाला भी दे रहा है, कम एनर्जी वाला दे रहा है। कम एनर्जी वाला में इंफ्रारेड, उसमें अल्ट्रावायलेट, उससे भी ज़्यादा एक्सरे, सब दे रहा है। तो जो आप देखेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ है आदित्य, इसमें वो आप इस ढंग का इमेज बहुत देखेंगे। ये मैंने बोला आज सुबह का इमेज है, आज 2 तारीख का सितंबर 2023 का सुबह का इमेज है। ये एक इमेज नहीं है आपके पास, ये आप कभी खाली आंखों में देख नहीं पाएंगे। कभी आपको ऐसे दिखेगा, ये दूसरा वेवलेंथ में आपको लगेगा अरे सन तो येलो लग रहे हैं, यहाँ ग्रीनिश कैसे हो गया। फिर अब लगेगा ये आपको सोलर फ्लेयर का फोटो है, आज का है।
जो सन का ऊपर चल रहा है, ये आज सुबह का है। ठीक। तो ऐसे आप कंटिन्यूअस देख सकते हैं, ये ग्रीन है, ये आपको वायलेट का तरफ चला गया। तो ये अलग अलग वेवलेंथ में, कुछ अल्ट्रावायलेट में, कुछ एक्सरे में, ये 24 घंटा देखेंगे। हम तो सिर्फ जितना देर हमें सूरज दिखाई देते हैं, आपके पास फिल्टर है लद्दाख में जो ऑब्जर्वेटरी है, उससे आप देख सकते हैं, ठीक। लेकिन वो लिमिटेड टाइम देख सकते हैं, प्लस एटमॉस्फेयर का डिस्टर्बेंस है वो आप देख नहीं सकते हैं। ठीक। मैम, मैं दिनेश जी 15 आऊं आपके seconds। पास, मैं जरा और सवाल ले लूं नहीं, क्योंकि मैं फिर वक्त 15 खत्म हो सेकंड्स जाएगा। मैम आपसे अर्ज करूंगा, जरा इंपॉर्टेंट है बोलिए, ये। बोलिए। तो ये भी साहब ने जो बताया ठीक कहा, बाइनोकुलर से देखना। ये 211 वो जो बाइनोकुलर से देखते वो उनके पास फिल्टर्स होता है, अगर बिना फिल्टर के आपने देख लिया तो उसी समय आप यू विल गो ब्लाइंड, आपका जो रेटिना वो बर्न हो जाएगा। जरा ये ध्यान देना, यू कैन नॉट लुक एट द सन विद, अपनी आंखों से तो आप देख नहीं सकते हो ज़्यादा देर, और अगर आपने देख लिया तो आपका रेटिना डैमेज होगा। अगर आपने बाइनोकुलर से देखा तो उसकी जो रेज है ना, फोकस, वो अंदर जाएंगे और इट विल बर्न योर रेटिना। ठीक। तो इससे खिलवाड़ नहीं करना। जैसे वो बता रहे थे कि जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें फिल्टर लगा होता, अब वो फिल्टर आम फिल्टर नहीं होता, हम लोग का तो हाथ ही नहीं आता है वो। चलिए कुछ सवाल है, सवाल रह जाएंगे। बी केयरफुल। माइक पास कर दीजिए। सर, जैसा भी आपने बताया कि 4 पेलोड्स का अलग फंक्शन है, बाकी जो आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं, तो उसमें सर 3 का क्या फंक्शन होगा? मैं बताता हूँ क्या है। 7 में से जो हैं 4 जो हैं, जो विजिबल लाइट है, जो अल्ट्रावायलेट है, जो सॉफ्ट एक्सरे है और हार्ड एक्सरे जो है, ये 4 जो हैं वो रिमोट सेंसिंग करते हैं। वो 15 करोड़ किलोमीटर में जो वहाँ पे हो रहा, वहाँ से लाइट आ रहा, उसको करते हैं, उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। बाकी जो 3 हैं वो इन सिटू करते हैं, जैसे वो प्लाज्मा पापा है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। वो जो प्लाज्मा इंस्टीट्यूट का मतलब ये हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट के पास जब आएगा तो वहाँ स्टडी करेगा। इसी तरह क्या कहते हैं कि मैग्नेटोमीटर वहाँ पे है, जो मैग्नेटिक फील्ड, सूरज के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, उसी की वजह से तो ये क्या कहता है, ये फेंक रहा है। जब वहाँ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होता है तो जो आग का गोला है, प्लाज्मा जो है, वो उछल के बाहर आता है। और एक और उसके अंदर है, क्या कहते हैं कि कोरोनल मास, सोलर विंड की स्टडी है। ये विंड उंड की स्टडी, ये जो 3 है, जैसा शी पुट इट वेरी राइटली कि 4 जो है वो रिमोट सेंसिंग होता है और 3 जो है वो इंस्टीट्यूट स्टडी होता, मतलब वो मटेरियल जब उसके पास आता है तो वो करता है। वो उसको सन को एज अ स्टार पढ़ेंगे, और जो बाकी हैं, तो जैसे जो मैग्नेटोमीटर है, तो वो मतलब एक लंबी 6 मीटर की एक बूम है जो कि अभी फोल्डेड है और स्टोर्ड पोजीशन में है। तो जब आदित्य वहाँ पहुँच जाएगा तो मैकेनिज्म से इसको रिलीज किया जाएगा और इट विल बी लाइक दिस। तो इसके ऊपर मैग्नेटोमीटर्स लगे हुए हैं जो कि उस पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है उसको पढ़ेंगे। जो दूसरा बताया था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी प्रोटॉन को, तो ये 3 इन सीटू हैं, मैग्नेटिक फील्ड, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और हाई एनर्जी प्रोटॉन, जो सोलर विंड का पार्ट बनता है। इन 3 को हम पढ़ेंगे इन सीटू, यानी उस पॉइंट पे। बाकी 4 पढ़ेंगे सूरज को उतनी ही दूरी से। ये इंफॉर्मेशन, ये और यही स्पेस वेदर है जो हम जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, स्पेस वेदर है कि ये जो प्लाज्मा, चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स आ रहे हैं पृथ्वी में कैसे अफेक्ट करता है, तो वही हम L1 पॉइंट पे पढ़ेंगे कि पृथ्वी में तक कैसे आ रहा है। तो देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इन सवालों का जवाब मिलेगा जब हमारा आदित्य L1 काम करना शुरू कर देगा। अभी लॉन्चिंग हो रही है और वो लॉन्चिंग अभी तक के जितने चरण हैं वो सफल लॉन्चिंग है, यानी भारत जो है वो एक नया कीर्तिमान अपने खाते में दर्ज करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आदित्य L1 है क्या और इतना जरूरी ये है क्यों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।